ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्र और मैं आपके साथ हूं पूजा त्रिपाठी। इस शो में हम आपको टैक्स बचाने की छोटी छोटी बारीकियां सिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि टैक्स बचाने में आपको किस तरह की प्लानिंग यहां पर करनी चाहिए। और आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के सुविख्यात टैक्स गुरु और टैक्स पेयर एजुकेशन के चैंपियन मुकेश पटेल, जिनके नाम 4000 से ज़्यादा टैक्स राइटअप और 400 से ज़्यादा टैक्स शो का अनुभव भी है। तो ऐसे बड़े जानकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे तो यकीनन आपको टैक्स बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब बात करते हैं आज के शो की। तो टैक्स मंत्र की आज की हमारी पहली और ख़ास पेशकश है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में अगर आपको कोई मुनाफा हो रहा है तो वहाँ पर आप अपना आयकर या टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा इन बातों पर, जहाँ पर कि आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि बाजार में ज़्यादा मुनाफा होने पर भी कम से कम टैक्स भरने के तरीके। दूसरा, ग्रैंडफादरिंग प्रिंसिपल क्या होती है और इसके जरिए आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। और तीसरा, अक्सर हम जब लिस्टेड कंपनी में निवेशित होते हैं तो उसके जरिए हमें बोनस भी मिलता है। तो बोनस, बख्शीश या वसीयत में मिले शेयर की बिक्री पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें, ये भी हम समझेंगे। और ये सब समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज अपना। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके दिए हुए टैक्स के जो गुरु मंत्र हैं वो हमारे दर्शकों के भी काफ़ी काम आएंगे और एंड ऑफ द शो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहला मेरा सवाल था, क्योंकि हमने शो की शुरुआत में बात की है कि ग्रैंडफादरिंग प्रिंसिपल को लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी को लेकर मेरा पहला सवाल होगा। देखिए, वित्त वर्ष 2017-18 तक लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से पूरी तरह से ये कर से मुक्त थे, लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 में इस तरह के एलटीसीजी को टैक्सेबल कर दिया गया है। लेकिन साथ ही ग्रैंडफादरिंग के रूप में टैक्स शेल्टर भी दिया गया। अब मुझे यहाँ पर आपसे ये समझना है कि जो ग्रैंडफादरिंग प्रिंसिपल की जो दादाजी इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये क्या है असल में, इसकी बारीकियां हमें थोड़ी समझाइए और किन महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान देना चाहिए इसमें। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के लॉन्च पर आपको और पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और टैक्स मंत्र के इस विशेष पेशकश के द्वारा हर हफ्ते, जैसे आपने बताया, हम टैक्स की बारीकियां हमारे दर्शकों तक ले आएंगे। उनको टैक्स प्लानिंग में हम वी विल बी देयर फ्रेंड, फिलोसोफर इन गाइड। तो आपने ये जो सबसे पहले मुद्दा उठाया ग्रैंडफादरिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। कोई भी बाजार से जो संबंध रखता है, ऐसे निवेशक को ये समझ लेना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि समझिए 14 साल तक 2004 से लेके 2018 तक कैपिटल गेन्स टैक्स, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को मान लीजिए वनवास दे दिया गया था एंड देयर वाज अ टोटल टैक्स एग्जम्पशन। 2018 का जब बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, तब वित्त मंत्री ने एक बहुत अहम उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि 18-19 से अब कैपिटल गेन्स टैक्स को पुनः लागू किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो सबकी चिंता का विषय ये था कि भाई इतने सालों तक हमें ये फायदा मिलता रहा, अब बजट में अनाउंसमेंट आई, उसके पहले जिन लोगों ने शेयर्स की कारोबार की उनको टैक्स नहीं, और 1 फरवरी से उसके बाद हमें टैक्स लगेगा, तो ये तो जायज नहीं है। तो इसलिए ये ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट जो है वो ये है कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ तो 31 जनवरी 2018 तक जो भी निवेशक का जो भी पोर्टफोलियो था उसमें उसका जो भी गेन है उसको फ्रीज कर दिया गया। माना वित्त मंत्री ने बताया कि आपको 31 जनवरी 2018 तक की वैल्यू पर कोई भी
टैक्स देना नहीं होगा, वो टैक्स शेल्टर मिलेगा। और जो शेल्टर देते हैं, हमारे फैमिली में भी ग्रैंडफादर है, ही इज अ फादरली फिगर जो शेल्टर देता है, इसलिए ये ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट ये अमली हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके पहले तक तो टैक्स मुक्त था ये सब कुछ, तो अगर टैक्स लगा रहे हैं तो थोड़ी प्रोटेक्शन तो यहाँ पर देना जरूरी है, इसलिए इसका नाम ग्रैंडफादरिंग प्रिंसिपल रखा गया। तो मुकेश जी, इसको जरा मैं केस बाय केस समझना चाहूंगी, सो दैट हमारे दर्शकों को और ज्यादा अच्छे से डिटेल में ये चीज समझ में आए। पहला तो ये कि मान लीजिए 31 जनवरी 2018 के पहले जो कॉस्ट प्राइस थी वो 250 रुपये थी, और उसको मैंने बेचा करंट प्राइस में, जो कि इसकी वैल्यू 450 है, और ग्रैंडफादर जो प्राइस है यानी कि जो मार्केट वैल्यू इसकी ग्रैंडफादरिंग प्राइस की वो 400 रुपये है। तो उस केस में मेरा टैक्सेबल गेन या लॉस कितना होगा, और उस पर फिर टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ये ग्रैंडफादरिंग का फायदा आपको मिलेगा उसके कारण आपकी कॉस्ट प्राइस है 250, आप बेच रहे हैं 450 में, तो ऐसे तो आपको बुक प्रॉफिट जो हुआ वो तो 200 रुपये का हुआ, पर आपको जो टैक्स भरना होगा वो ग्रैंडफादर्ड प्राइस 400 और 450, चूंकि ग्रैंडफादर्ड प्राइस से ऊंची रकम है इसलिए वो दोनों का डिफरेंस केवल 50 रुपये पर आपको टैक्स भरना होगा, न कि 200। एक्चुअल गेन इज 200, टैक्सेबल गेन इज 50। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ग्रैंडफादर प्राइस जो थी वो 400 रुपये थी, तो वहाँ से कैलकुलेट करके हमने आपको ये गेन बताया, तो उस पर आपकी जो प्राइस है, टैक्सेबल जो गेन है, वो कैलकुलेट हुआ है। एक और केस में समझना चाहूँगी, अब इसका थोड़ा उलट कर देते हैं। अब सपोज मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 150 रुपये थी, आज की जो प्राइस है जिस पर मैंने बेचा वो 200 रुपये है, और इसका जो ग्रैंडफादर प्राइस है वो करीब 250 रुपये है। अब यहाँ पर मेरा गेन या लॉस क्या होगा, ये भी मुझे थोड़ा समझने की चाह रही थी मैं। बिल्कुल, यहां हमें चौकन्ना इस बात पर रहना है कि आपका 150 रुपये की कॉस्ट थी और आज जो आप बेच रहे हैं वो 200 पर। अब आप कहेंगे कि ग्रैंडफादर्ड प्राइस 250 है, तो 250 के कम में मैं बेच रहा हूं तो मैं 50 रुपये का लॉस ले लूं, तो ये लॉस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग का पर्पस ये है कि इट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ टैक्सेबल सिचुएशन, पर आपको लॉस बढ़ाने के लिए ग्रैंडफादरिंग फायदा नहीं करेगा। लॉस आपको तभी हो सकता है अगर आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इसलिए इस केस में आपका टैक्सेबल गेन होगा नील पूजा, और ये हमें खास ख्याल रखना है। बिल्कुल, तो इस केस में ना कोई फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि आपका जो ग्रैंडफादर प्राइस थी वो आपके सेल प्राइस से ज़्यादा थी, और हम यहाँ पर इसी प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हैं, तो इस केस में फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं होगा। अब इसका तीसरा एक केस है, सिनेरियो है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये भी हमारे दर्शकों के दिमाग में फिर आएगा। अब मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो 300 रुपये थी 31 जनवरी 2018 के पहले, अब आज मैंने उसको 350 में बेचा, और उसका जो ग्रैंडफादर प्राइस थी वो 200 रुपये थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस से भी कम थी, तो ऐसे में मेरा गेन या लॉस क्या होगा? बिल्कुल, अब इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि यू हैव सम प्रूफ पूजा रिगार्डिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 300, आपकी ग्रैंडफादर्ड प्राइस है 200, और आपने 350 में बेचा, तो योर एक्चुअल प्रॉफिट विथ रेफरेंस टू योर कॉस्ट इज ओनली 50 रुपीज, 50 रुपया है। पर अगर वो 300 का कोई एविडेंस आपके पास नहीं है तो होगा क्या, आपको पर फोर्स ग्रैंडफादर प्राइस लेनी पड़ेगी, और 200 और ये 300 के बीच, 350 के बीच आपको 150 रुपये पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम हमारे दर्शकों को खास तौर से ये बताएं कि जहां भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ग्रैंडफादर्ड प्राइस से ऊंची है तो उसका एविडेंस आप जरूर रखिए, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन इंश्योरिंग कि आप अननेसेसरी गेन पर टैक्स न भरें।
हाँ बिल्कुल, और देखिए हम ये चीज़ आपको एक एक करके चार्ट्स की मदद से समझा भी रहे हैं। अगर ग्रैंडफादर प्राइस इस केस में 200 रुपये था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गेन 150 रुपये हो गया है। यहाँ पे कौन सी प्राइस ज़्यादा है, विच एवर इज हायर का प्रिंसिपल यहाँ पर लग रहा है, तो उस बात को आप ध्यान में रखकर चलिए। अब यहाँ पर आते हैं चौथे केस में। सपोज अब मुझे हर तरीके से नुकसान हो रहा है। सपोज जो प्राइस थी मेरी 31 जनवरी 2018 के पहले वो 350 थी, आज की प्राइस 250 रुपये है, मैंने उसको नुकसान में बेच दिया है, और ग्रैंडफादर प्राइस भी ज़्यादा ही थी, 300 रुपये थी। तो इस केस में मेरा जो नुकसान है वो कितना होगा? बिल्कुल, इस केस में भी ये हमने जो आगे वाला एग्जाम्पल देखा पूजा, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एविडेंस रख पाते हैं तो वो जो हायर प्राइस है उसका बेस लेते हुए और मेरी सेल प्राइस को उसमें से डिडक्ट करते हुए मेरे को 100 रुपये का नुकसान होगा। पर अगर उसका कोई पुरावा या एविडेंस प्रूफ मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे बेस्ड ऑन द ग्रैंडफादर्ड प्राइस मैं जो डिफरेंस है वो 50 रुपये का वो नुकसान क्लेम करने में आई विल मिस दैट, वो गवा दूंगा मैं। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो भी एविडेंस है कॉस्ट प्राइस का वो यहाँ पर रखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ग्रैंडफादर प्राइस कैलकुलेट बेहतर तरीके से हो पाएगी। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन अब इस पर फिर मेरा दूसरा सवाल आगे आ जाता है। अब जब एक निवेशक को कोई चीज़, कोई शेयर उपहार में, वसीयत में या विरासत के तहत कोई शेयर प्राप्त होता है, तो उसके पास तो ये डिटेल्स होती नहीं है, तो वो कैसे कैलकुलेट करे अपना टैक्सेबल गेन? बिल्कुल, डिटेल्स होने की बात तो अलावा, बट द मेजर इशू इज कि उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती, क्योंकि जब आपको, जैसे आपने पूछा कि मुझे कोई बख्शीश या वसीयत या जिसको हम इनहेरिटेंस, वारसाई में कुछ मिलता है तो मेरी कॉस्ट नहीं है। अब निवेशक को ये दुविधा होगी कि क्या मेरी कॉस्ट को जीरो गिनते हुए अगर आप मेरी सेल प्राइस को कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी रकम पर मुझे मुनाफा होगा और टैक्स भरने की जिम्मेवारी आएगी। तो यहां पूजा, देयर इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको हमारे सब इन्वेस्टर्स को खास ख्याल रखना है। और वो ये है कि जहां सेक्शन 55 में ये कहा गया है कि जहां आपकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 जो कैपिटल गेन्स की गिनती के स्पेशल प्रोविजंस हैं, उसमें यह कहा गया कि जो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे वसीयत या बख्शीश में शेयर्स दिए हैं और आज मैं उसको 200 रुपये पर शेयर की कीमत से बेचता हूं, तो मेरे पिताजी ने अगर वो 100 रुपये में खरीदे हैं तो वो 100 रुपये की प्राइस जो है उनकी कॉस्ट प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस गिनी जाएगी। अब ये बहुत पुरानी बात है, तो मेरे पास अगर कोई और एविडेंस नहीं है तो मैं इन दी ऑल्टरनेटिव मैं जा सकता हूं ग्रैंडफादरिंग के प्रोविजंस पर, ताकि जो 31 जनवरी 2018 पहले के शेयर्स हैं तो उसमें ये नियम लागू होगा। उसके बाद तो जैसे आपने बताया ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एविडेंस ये रखना बहुत जरूरी है। पूजा, एक और भी छोटी सी बात है जो हमारे दर्शक मित्रों को ख्याल में लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा प्लानिंग हो सकता है। मान लीजिए मुझे वसीयत में मेरे पिताजी ने जो शेयर्स दिए हैं वो कई सालों से वो होल्ड कर रहे हैं, और मुझे आज मिले शेयर्स अगर मैं एक दिन के बाद कल बेचता हूं तो सवाल ये खड़ा होगा कि इसको लॉन्ग टर्म माना जाए या शॉर्ट टर्म। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो रूल है कि आपको 12 महीने होल्ड करना चाहिए, तो मैंने तो एक ही दिन होल्ड किया। पर इसमें भी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल ए का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसमें ये बात कही गई है कि जब मुझे कोई इस तरीके से माना वसीयत, बख्शीश या विल के तौर से कुछ मिलता है, तो उस केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग माना वो एसेट को धारण करने का समय जो आगे के मालिक का है वो भी मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में जोड़ा जाएगा।
माना मुझे आज कुछ मिलता है बख्शीश या वसीयत में, मैं कल भी उसको बेच दूं, पर आगे का समय और मेरा समय दोनों को मिलाते हुए अगर 12 महीने से ज्यादा है तो पूजा इसको लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इन तमाम जो छोटी छोटी बारीकियां हम आपको बता रहे हैं, इनका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो मुकेश जी बात क्लियर हो गई है, लेकिन जब जो निवेशक हैं शेयर बाजार में, उनको मुनाफा काफ़ी तरीके से होता है और एक तरीका है बोनस शेयर। अगर आप लिस्टेड कंपनी में हैं तो उनकी ओर से आवंटित बोनस शेयर भी दिए जाते हैं, तो उस संबंध में टैक्सेबल कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दो अलग अलग नियम को ख्याल में रखना है। अगर ये बोनस शेयर आपको 31 जनवरी 2018 के पहले मिले हुए हैं, माना ग्रैंडफादरिंग की जो कट ऑफ डेट है उसके पहले, तो 31 जनवरी 2018 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आप ले सकते हैं ये बोनस शेयर्स की कीमत के लिए। भले उसकी कीमत आपकी एक्चुअल जीरो थी, बट यू कैन सब्सटीट्यूट बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 31 जनवरी 2018। अगर उसके बाद आपको शेयर्स बोनस में मिले हैं, आजकल मिले हैं, और वो शेयर्स को आप जब बेचते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 55 के तहत नियम ये है कि बोनस शेयर्स की कीमत जीरो गिनी जाएगी, निल। इसलिए जब आप बोनस शेयर बेचेंगे तब पूरे की पूरी रकम वो टैक्स होगी। तो 31 जनवरी 2018 पहले का और उसके बाद का ये नियम का फर्क भी हमें ख्याल में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझा कि अगर शेयर बाजार से आपको कुछ मुनाफा हो रहा है तो वहाँ पर टैक्स कैसे बचाना चाहिए, और काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन भी किया। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने, सवालों को भी शामिल करने का, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने का तरीका भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। चलिए क्विकली पहला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें अमेरिका से भेजा है तन्वी बोरा जी ने। इनका सवाल ले लेते हैं। तन्वी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मुकेश भाई, मैं यूएसए बेस्ड एनआरआई हूँ और मेरी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। 2021 में मुझे 3,35,000 का इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। सेक्शन 112A के अंडर 1 लाख का एग्जम्पशन लेते हुए 2,35,000 जो कि 2,50,000 के बेसिक एग्जम्पशन से कम है, मुझे उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या मेरी सोच सही है? तन्वी जी, आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर एनआरआई के लिए ये जानना इतना जरूरी है। ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, वो सेक्शन 112A जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स वसूल करने के लिए प्रोविजन है, उसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए फर्क रखा गया है। अगर कोई रेजिडेंट है तो उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गिनती में मिलता है, पर अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको नहीं मिलता है। माना इसका मतलब ये हुआ कि 2,35,000 का जो आपका अमाउंट है उस पर आपको 10.4% के हिसाब से करीब 24,440 का टैक्स भरना पड़ेगा। सर, इस पर मेरा एक सवाल था, अगर इनके भारत में कुछ परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, तो क्या ये उनकी मदद नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। इनके लिए गुरु मंत्र ये होगा कि आपको बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन मान लीजिए आपकी माता या पिता जो बुजुर्ग है वो यहाँ भारत में रहते हैं, उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आप ये शेयर्स इनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं है पूजा। और जब ये रेसिडेंट हैं वो बेचते हैं तो उनको ये 2.5 लाख का, और मान लीजिए कि अगर वो सीनियर सिटीजन भी है तो उनको एडेड बेनिफिट ऑफ अ हायर एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है तन्वी जी आपकी मदद हुई होगी। अगला सवाल हमें सुनील भयानी जी ने भेजा है, आइए सुन लेते हैं उनका क्या सवाल है। 2020-21 में मेरी टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए की थी,
जिसमें 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर के टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी समावेश होता है। मेरी टोटल इनकम रुपया 5 लाख से कम होने के कारण मुझे रिबेट का फ़ायदा मिलेगा और मुझे कोई टैक्स भरना नहीं होगा, ऐसा मैं मानता रहा। लेकिन ITR फाइल करते समय इनकम टैक्स पोर्टल मुझे टैक्स भरने की जिम्मेवारी दिखा रहा है। क्या ये सही है? तो मुकेश जी, आपने सुना सुनील जी का सवाल, तो इनको क्या मदद करेंगे आप? बिल्कुल। सुनील जी, आपको हम मदद अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सेक्शन 112A जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गिनती के लिए जो एक स्पेशल रूल है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रेसिडेंट के केस में मिलता है, इसलिए आपको जो 2.5 लाख का है वो आपको मिलेगा। पर उसके बाद जो आपका अमाउंट है 2 लाख रुपए का, तो आप मानते हैं कि 5 लाख के अंदर आपकी आय है, तो आपको जो आमतौर से सेक्शन 87A का रिबेट का फायदा मिलते हुए आपका टैक्स हो जाएगा 0, पर वो नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 112A सेज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गिनती में ये जो सेक्शन 80 फैमिली के डिडक्शंस हैं, जैसे 80C, D वगैरह, और रिबेट सेक्शन 87 कैपिटल A का जो 12,500 का मिलता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम के सामने नहीं मिलेगा। तो केवल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को गिनते हुए बाकी के 2 लाख पर आपको एट 10.4% आपको 20,800 का टैक्स भरना होगा। तो सिस्टम करेक्ट है, ये सुधार लीजिएगा। ओके, उम्मीद है सुनील जी आपकी मदद हुई होगी। अगला सवाल हमें भेजा है हेमंत शाह जी ने व्हाट्सएप के जरिए। हेमंत, क्या सवाल है आपका? मुकेश भाई, कुछ समय पूर्व लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के बायबैक में मुझे बहुत अच्छी रकम मिली है। ये बायबैक की जो रकम मुझे मिली है उसकी कैपिटल गेन की गिनती कैसे होगी, ये जरा आप समझाएंगे? हेमंत भाई का भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बायबैक ऑफ शेयर्स, बिल्कुल, बायबैक ऑफ शेयर्स जो है पूजा, अब बायबैक ऑफ शेयर्स में जैसे आगे हुआ करता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माना DDT, वो कंपनी भरती थी, इसलिए जो निवेशक को डिविडेंड मिलता था वो एग्जम्प्ट था। अब डिविडेंड को निवेशक के हाथ में टैक्सेबल माना जाता है, पर बायबैक में जो प्रोविजंस हैं वो अलग है। बायबैक में सेक्शन 115QA की तहत जो कंपनी है उसको 20% और सरचार्ज और सेस के साथ उसको टैक्स भरना है, और जो इन्वेस्टर है उसको जो बायबैक की अमाउंट मिलती है उसको कंप्लीटली एग्जम्प्ट गिना जाता है सेक्शन 1034 कैपिटल A में। तो हेमंत भाई, आपके लिए खुशखबर यह है कि आपको जो बायबैक की कीमत मिली है कंपनी से, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। ओके, चलिए, हेमंत जी को उम्मीद है कि ये सवाल के जरिए मदद मिली होगी, और इनका सवाल ऐसा था कि काफ़ी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में भी आता ही है, तो उम्मीद है उनको ये मदद मिली होगी। ओके, तो फिलहाल इस शो को यहीं समेटने का वक्त है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपके ज़रिए हमने समझा कि टैक्स बचाना, टैक्स प्लानिंग, ये सिर्फ एक नॉर्मल कोई तरीका नहीं है, कोई प्लानिंग का प्रोसीजर नहीं है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी लगती है, क्रिएटिविटी भी लगती है, और काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपना टैक्स बचा सकें। तो हमारे दर्शकों को भी आज काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, और इसी तरीके के कुछ दिलचस्प आइडिया हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में भी। लेकिन आज के लिए शो के आखिर में वक्त है गुरु मंत्र देने का। अगर पहली बात तो आज हमने ये समझी कि अब अगर आपके पास किसी भी तरह का शेयर या म्यूचुअल फंड है तो उसको खरीदते वक्त एक्चुअल कॉस्ट का प्रूफ ज़रूर संभाल के रखें, और सुविधाजनक तरीके से, यानी कि हैंडी रखें, जिससे कि ज़रूरत के वक्त आपको वो काम आ सके। दूसरा यह है कि अगर आप NRI हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत में मौजूद अपने परिवार की मदद लेकर भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, टैक्स के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। अचानक से टैक्स लायबिलिटी देखकर घबराने की बजाय अगर आप उन नियमों को देखते समझते रहेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और अपडेट होने में ही भलाई है। तो इस गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।